हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आप लोगों को देखिए पहला चैप्टर है हमारा क्लास 11 बायोलॉजी का। देखिए चैप्टर 1 में देखिए इसमें क्या है, सजीव जगत। ठीक है, तो सजीव जगत में देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सजीवों की विशेषताएं, यानी जो भी लिविंग्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, यानी जो लिविंग्स होते हैं या सजीव होते हैं यानी जिनमें जीवन पाया जाता है उनकी यहाँ पे क्या बतानी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ विशेषताएं बतानी है। तो देखिए सजीवों की यदि विशेषताओं की बात करें, ठीक है, तो सजीवों की विशेषताओं में देखिए सबसे पहली जो विशेषता होती है तो सजीवों में क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। ठीक है, जनन या इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए सजीवों में जो पहली विशेषता है वो क्या है, जनन, या इसको क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो देखिए रिप्रोडक्शन या जनन जो होता है क्या होता है, देखिए जनन जो क्या होता है कि अपने ही समान क्या होता है, जीवधारियों में अपने ही समान बच्चे को या अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। और जीवों में पाई जाने वाली इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन, या इसको हम प्रजनन कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक जीवधारियों में ऐसी क्षमता पाई जाती है जो कि अपने ही समान जीव को पैदा कर सकता है या उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार की जो क्षमता पाई जाती है जीवों के अंदर, इसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कोई भी जीव है यदि उसका जन्म हुआ है उसमें क्या होगी, परिपक्वता आएगी, वृद्धि होगी, उसमें धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आएगी और उसमें पुनः ऐसी क्षमता आ जाएगी कि वो अपने ही समान जीवधारी को जन्म दे सके। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे समझिए आप, जो जनन होता है बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, जो जनन होता है वो क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से जीव आपस में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पे कोई एक जीव क्या होता है कि वो विभाजित होता है और विभाजित होकर के या अपने आप में कुछ चेंजेस आकर के वो अपने ही समान कई सारे जीवधारियों को निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अलैंगिक जनन होता है उसमें किसी भी प्रकार से लिंग या सेक्स आपस में भाग नहीं लेते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे केवल क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर यदि कोशिका है तो उसमें क्या होगा, कई सारे चेंजेस आएंगे और वो कोशिका विभाजित होकर के या उसमें कई सारे चेंजेस आकर के वो एक नई कोशिका का निर्माण कर देगी। तो इस प्रकार से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी प्रकार से लिंग जो है वो आपस में भाग नहीं लेते हैं। और देखिए इसके विपरीत जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या जो लैंगिक जनन होता है इसमें आपस में गैमीट से हम कह सकते हैं आपस में यहाँ पे युग्मकों का मिलना जो होता है वो जरूरी होता है। तो देखिए जो लैंगिक जनन होता है इसमें आपस में क्या होते हैं, युग्मक मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपस में युग्मक मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपस में 2 युग्मक मिलते हैं और आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं या कि जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, यदि हम इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे कि इसमें आपस में गैमीट जो है तो गैमीट आपस में मिलते हैं और गैमीट मिलके कि 2 गैमीट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि आपस में लिंग भाग लेते हैं और उनके जो युग्मक होते हैं वो आपस में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। फिर आगे जाके क्या होता है कि भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है, यानी भ्रूणोद्भव की क्रिया का मतलब होता है कि जाइगोट से भ्रूण का बनना और भ्रूण बनने के बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे एक नए जीव का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो जनन होती है बेसिकली यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें तो ये अलैंगिक जनन जो होता है ये एक कोष की जीवों में होता है। कैसे जीवों में होता है, यह हमेशा एक कोष की जीवों में होता है और यह एक कोष की जीवों का समान लक्षण होता है। यह अधिकतर एक कोष की जीवों में होता है, जैसे जगत मुनेरा और जगत प्रोटिस्टा। ठीक है, देखिए जो जगत मुनेरा के जीव होते हैं और जगत प्रोटिस्टा के जीव, जगत प्रोटिस्टा और जगत मुनेरा, इसके जो दोनों जीव होते इसके जीव जो होते हैं उनमें अधिकतर जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। और यह अलैंगिक जनन जो होता है यह कुछ छोटे छोटे जो हम कह सकते हैं जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी लोअर जो अकशेरुकी होते हैं उनमें भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। और देखिए ये जो लैंगिक जनन होता है ये किस में होता है, यह अधिकतर कशेरुकियों में होता है, यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और कुछ हायर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें भी क्या होता है, लैंगिक जनन कभी कभी देखने को मिलता है। देखिए एक कोष की जीव जैसे कई सारे हो जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जीवाणु। तो बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गई,
इस प्रकार और जितने भी क्या होते हैं प्लांट होते हैं, तो अधिकतर प्लांटों में भी क्या होता है, जो कि छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनमें भी क्या होता है अलैंगिक जनन होता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, गैमीट आपस में मिलते हैं और युग्मक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो सजीवों की पहली विशेषता है वो क्या है, जनन या रिप्रोडक्शन। तो जनन या रिप्रोडक्शन जो होती है यह सजीवों की मूलभूत लक्षण होते हैं, जो कि हर एक सजीवों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चाहे वो आपका प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है। चाहे किसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से जितने भी जीवधारी हैं, खासकर से जो लिविंग जीवधारी हैं, उनमें क्या होता है, जनन जो है वो होता है, पाया जाता है या प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखिए सजीवों की जो दूसरी विशेषता होती है वो होती है लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता, या इसको हम मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है, गति करना। तो देखिए गतिशीलता का मतलब होता है कि जो भी लिविंग्स होते हैं, जो भी सजीव होते हैं, इनमें गतिशीलता का लक्षण होता है। अब प्लांटों में गतिशीलता का लक्षण नहीं होता है, लेकिन जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, गतिशीलता पाई जाती है। तो जो गतिशीलता होती है या गति मूवमेंट करने की, तो इसके लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक चीज के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। तो गति करने के लिए भी अंग पाए जाते हैं। जैसे यदि वर्टिब्रेट्स में बात की जाए तो अधिकतर क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में पैर पाए जाते हैं चलने के लिए। उसी प्रकार यदि बात की जाए जैसे कछुआ वगैरह में जो कि एनिलिडा से रिलेटेड होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें कई सारे सीटी वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से हर एक जीवधारी में चलन अंग जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो सजीवों की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, गतिशीलता, क्योंकि इनमें गतिशीलता का लक्षण जो है वो भी देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए तीसरी जो विशेषता है यहाँ पे सजीवों की, वो होती है क्या, उत्सर्जन। देखिए उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन को हम बोलते हैं एक्सक्रीजन। तो एक्सक्रीजन में क्या होता है, तो एक्सक्रीजन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन। तो देखिए उत्सर्जन जो होता है वो कई प्रकार से बॉडी में क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कई सारे उत्सर्जी अंग होते हैं। तो उन उत्सर्जी अंगों से क्या होता है कि उत्सर्जी अंगों से कई सारे व्यर्थ मटेरियल्स जो होते हैं उनका क्या होता है, उत्सर्जन होता है बॉडी से। इसके बाद देखिए जो सजीवों का चौथा अभिलक्षण होता है, या चौथा हम कह सकते हैं सजीवों की जो विशेषताएं होती है, तो वो क्या होती है यहाँ पे, पाचन या डाइजेशन। ठीक है, पाचन। तो देखिए जो पाचन होता है तो सभी सजीवों का मूलभूत लक्षण है, क्योंकि सभी सजीवों में क्या होता है, जो भी वो फूड मटेरियल ग्रहण करता है उसका स्टमक में जाके या कि कई सारे जो अंग होते हैं उसमें जाकर के क्या होता है, पाचन होता है। तो इस प्रकार से पाचन जो या डाइजेशन जो है ये भी क्या है, सजीवों का मूलभूत लक्षण होता है। इसके बाद देखिए एक और विशेषता है सजीवों की, सजीवों में क्या होता है, जितने भी सजीव या जीवधारी होते हैं उनमें क्या होता है, जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो सजीवों में क्या होता है, केवल जीव द्रव्य जो है वो सजीवों में ही पाया जाता है। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। ठीक है, देखिए जीव द्रव्य जो होता है इसको क्या कहते हैं, जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। ठीक है, इसको ये क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो जो भी एनिमल्स हैं या हम कह सकते हैं जो भी लिविंग एनिमल्स होते हैं, तो उनमें एक जटिल इकाइयों का शरीर जो है वो बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जीव द्रव्य जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है, यानी फिजिकल बेस होता है, बेस होती है लाइफ की। तो जीव द्रव्य जो होता है वो एक जटिल इकाइयों का बना होता है, और हर एक एनिमल्स में या हम कह सकते हैं हर एक जो जीवधारी है, सजीव जीवधारी, उसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है। और देखिए इसके बाद जो अगला पॉइंट है, देखिए इसकी अगली विशेषता क्या है, उपापचय। ठीक है, क्या है अगली विशेषता इसकी, उपापचय। ठीक है, इसकी अगली विशेषता क्या, उपापचय। तो देखिए यहाँ पे हम उपापचय के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे पहली विशेषता क्या हो गई, जनन या रिप्रोडक्शन। दूसरी क्या हो गई, मूवमेंट या गतिशीलता। तीसरी क्या हो गई, उत्सर्जन या एक्सक्रीजन। चौथी विशेषता क्या है, पाचन या डाइजेशन। पांचवी विशेषता क्या, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। और छठवीं विशेषता क्या है, उपापचय। तो देखिए जो उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाओं को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देखिए जो मेटाबॉलिज्म होती है या उपापचय जो क्रियाएं होती है, इनमें क्या होता है
कि उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है। देखिए बॉडी के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शन होती है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो है कई सारी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो बॉडी के अंदर होने वाली कई सारी जो हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान या कि श्वसन के दौरान क्या होती है, रिलीज होती है या श्वसन के दौरान निकलती है। देखिए यदि हम बात की जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली की और श्वसन के दौरान निकलने वाली की, तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस ये बेसिकली किसमें होता है, ये प्लांटों में होता है। और प्लांट में भी किनमें, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं। तो देखिए सभी ग्रीन प्लांट जिनमें कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है उसमें क्या होता है, उसमें उपापचयी क्रियाएं होती है, यानी उसमें कई सारी केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, देखिए जैसे ग्लूकोज जो होता है, जैसे आपस में कार्बोहाइड्रेट और जल मिलकर के क्या बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में या प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रकार से देखिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू कई सारी केमिकल रिएक्शन होती रहती है। तो इन केमिकल रिएक्शंस के होने की जो क्रिया होती है, तो इन्हीं केमिकल रिएक्शन के संपूर्ण रूप को, यानी हम कह सकते हैं कि एक साथ जो भी हजारों रासायनिक क्रियाएं होती है, तो उनके संपूर्ण योग को हम क्या कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। देखिए जो उपापचयी क्रियाएं होती है ये दो रूप से होती है। तो दो रूप से कैसी होती है, देखिए कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें कि बड़े अणु आपस में क्या होते हैं, छोटे अणुओं में टूटते हैं, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें जो छोटे अणु होते हैं वो आपस में मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। देखिए यदि उपापचयी क्रियाओं की बात करें तो उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार से होती है। ठीक है, देखिए उपापचयी क्रियाओं का जो पहला प्रकार है वो क्या है, देखिए पहला प्रकार क्या होता है इसका, उपापचय के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है, उपचय, और दूसरा प्रकार क्या होता है, अपचय। तो देखिए उपचय को बोलते हैं क्या, केटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म, और अपचय को क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। तो देखिए जो उपचय होता है या केटाबोलिज्म, इसका मतलब क्या होता है, देखिए उपचय के अंतर्गत क्या होता है कि उपचय में यहाँ पे आपस में छोटे छोटे अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी छोटे छोटे जो अणु या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलकर के या कंबाइन होकर एक बड़े या बृहत अणुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझिए, देखिए उपचय का मतलब क्या होता है, छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे अणु मिलके छोटे छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण होना। छोटे छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण, तो ये क्या होता है, उपचय क्रिया होती है। उपचय क्रिया में क्या होता है कि कई सारे आपस में छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझिए, यदि हम उपचय की बात करें तो उपचय का एग्जांपल समझिए, जैसे छोटे छोटे अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो उपचय होता है, जैसे यहाँ पे कई सारे जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, तो जो अमीनो अम्ल होते हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण, अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण, ये कैसी क्रिया है, ये एक उपचय क्रिया है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर के आपस में बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो अमीनो एसिड से किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, ये होती है उपचय क्रिया, प्रोटीन का फॉर्मेशन या निर्माण। ठीक है, तो अमीनो एसिड से जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन का जो निर्माण है, यह किसका एग्जांपल है, उपचय क्रिया का। यानी यहाँ पे अमीनो एसिड के छोटे छोटे अणु मिलकर के क्या करते हैं कि एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और देखिए इसके बाद जो अपचय आता है, अपचय में क्या होता है कि अपचय में देखिए बड़े अणु जो है छोटे अणुओं में टूटते हैं। बड़े अणु जो होते हैं वो छोटे अणुओं में टूटते हैं, बड़े अणु या बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े अणु जो होते हैं वो छोटे अणुओं में टूटते हैं। तो देखिए कोई भी बड़े अणु जो है वो छोटे अणु में टूटते हैं, और इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अपचय। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। तो देखिए अपचय के अंतर्गत बड़े अणु छोटे अणु में टूटते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे आप समझिए, एग्जांपल के लिए हम क्या समझ सकते हैं, देखिए जो शर्कराएं होती है, ठीक है, शर्कराएं या जो हम कह सकते हैं एक तरह से, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या एक प्रकार की शर्करा है, जैसे ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा। तो देखिए जो शर्कराएं होती है वो किस में टूटती है, शर्कराएं टूटती है किसमें,
शर्कराएं जो होती है वो H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटती हैं। ठीक है, किसमें टूटती हैं? H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी CO2 में और जल में टूटती है। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है? शर्कराएं हैं, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो जो ग्लूकोज होता है वो क्या टूटता है? छोटे अणु में टूटता है। ग्लूकोज जो है एक बड़ा अणु है, और बड़ा अणु जो है यहाँ पे दो छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है। तो इस प्रकार से देखिए जो उपचय क्रिया होती है, तो बॉडी के अंदर होने वाली ऐसी कई सारी हजारों रासायनिक जो क्रियाएं होती है, उनके संपूर्ण योग को हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं जो भी सजीवों की विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।